अध्याय नंबर 7 चल रहा था, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ लिया था, 2 वीडियो हमने पहले डिस्कस कर लिए। आज हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय और मनुष्य में एक टॉपिक और दे रखा है समन्वय का ही, जैसे जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा मनुष्य कैसे समन्वय करता है, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये ग्रंथियां, वो हम डिस्कस करेंगे। और पादपों में समन्वय कैसे होता है, अब हमने देख लिया था कि ह्यूमन के अंदर समन्वय कैसे होता है। जैसे कोई उद्दीपन उसे मिलता है, उसमें ब्रेन है क्या, प्लांट में ब्रेन होता है क्या, बेचारों में उसमें ब्रेन तो होता नहीं है, तो उनमें भी क्रिया करने के लिए, क्रिया के प्रति कोई प्रतिक्रिया शो करने के लिए कोई सिस्टम तो होता होगा ना, उनमें भी समन्वय तो होता ही है क्या, मनुष्य में ही थोड़ी होता है समन्वय। तो उनमें समन्वय कैसे होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे अंदर तो ब्रेन है, चलो उद्दीपन हमें मिला, जैसे ही मिला हमारी जो नर्व है वहां तक लेके जा रही है, ब्रेन तक सूचनाएं, फिर वहां से वापस लेके आ रही है ऊतक तक, और फिर वहां पे आके हमारा फंक्शन हो रहा है। अब उनमें ब्रेन तो है नहीं कि वहां से सूचनाएं ब्रेन तक जाएंगी, वहां से ट्रांसफर होकर वापस आएंगी और वो क्रिया करेंगे, ऐसा सिस्टम तो उनमें है नहीं। तो उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो सीक्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट वाला वीडियो जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर प्लांट के अंदर जो समन्वय होता है वो केमिकल के द्वारा होता है, और हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बता दिया था एक तो, और एक बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हम पढ़ेंगे वो भी समन्वय के ही काम में आ रही होती है। तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो उसको मैं अच्छे से आपको पहले तो बता रही हूँ एक बार, फिर हम इधर तो आपको साइड में नोट्स दिखाई देंगे, मैं बोलूंगी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो फिर आज हमारा ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर बचेंगे वो कभी और वीडियो में हम देख लेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पादपों में समन्वय। आज का पहला टॉपिक हमारा होगा पादपों में समन्वय। अब समन्वय मैंने पहले अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो समन्वय हम किसमें पढ़ेंगे, वही पादपों के अंदर कैसे समन्वय होता है। तो प्लांट के अंदर फिर से बता रही हूँ कि ब्रेन वगैरह तो होते ही है, कुछ केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा ही उनमें समन्वय होता है। अब एक बार आप देखो, उनमें 2 प्रकार की गतियां होती है प्लांट के अंदर, एक तो होती है वृद्धि के लिए। ठीक है, कोई प्लांट है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हो गई उसके अंदर वृद्धि के लिए गति। अब एक छुई हुई का प्लांट दे रखा है आपके, एग्जांपल से शो कर रखा है। ठीक है, अगर उस छुई हुई को हम छूते हैं तो वो क्या करती है, सिकुड़ जाती है। तो वो क्या होती है, वो करती वृद्धि के लिए नहीं होती है, उसमें उसको उद्दीपन मिला और उद्दीपन मिलते ही वो अपने स्ट्रक्चर में क्या करती है, चेंज कर लेती है। लेकिन कुछ तो वृद्धि होती है जो उसके मतलब जो बढ़ते हैं ना प्लांट, वो उसकी वृद्धि के लिए हो गई, कुछ ऐसे उसमें गतियां होती हैं जो वृद्धि के लिए नहीं होती हैं, उसको उद्दीपन मिलता है और वो सिकुड़ जाती है। तो छुई हुई का एक एग्जांपल भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं कुछ केमिकल, जैसे ऑक्सीन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इन सबको हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल होता है प्लांट के अंदर, कि कोई फ्रूट के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, ये झड़ती है प्लांट की जो पत्तियां झड़ जाती हैं उनके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, कोई तो फैक्टर है इसमें भी काम करने के लिए। तो आज पहले तो हम प्लांट का पढ़ेंगे, फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है बहुत सारा है, लेकिन नोट्स के रूप में मैंने बना दिया है अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पादपों में समन्वय। आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, पादपों में विभिन्न जैव प्रक्रियाएं जिनसे पदार्थों में सक्रियता पाई जाती है। पादपों में रासायनिक समन्वय पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं ये, रासायनिक समन्वय का मतलब यहाँ पे कि केमिकल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, समन्वय करते हैं, जो कुछ बढ़ती नियामक हार्मोन द्वारा संचालित होता है। पादपों में गति के लिए पेशीय संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये भी हमने डिस्कस किया कि प्लांट के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, ब्रेन नहीं होता, वो वहां से वापस क्रियाएं नहीं भेजता और उनकी पेशियां फिर अलग से कोई क्रिया करे, ऐसा उनमें कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है प्लांट के अंदर। फिर भी पादपों में गतियां पाई जाती है। इनमें कुछ तो वृद्धि के कारण होती है, वो कुछ उद्दीपनों के कारण होती हैं। उद्दीपन यानी उनको स्टिमुलेशन मिलता है, उसके कारण से फिर गतियां हो रही है। जैसे छुई हुई को छूते हैं तो वो क्या करती है, एकदम सिकुड़ जाती है। उद्दीपन के कारण जल की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिससे कोशिकाएं फैलती व सिकुड़ती हैं। ये सारी प्रोसेस इसी के अंदर होने वाली है। तो छुई हुई मैंने डिस्कस की, उसके अंदर पादपों में गतियां। और वैसे आपको छुई हुई का आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कैसे होती है छुई हुई, देख लो आपके बुक में भी दे रखा है। अब पादपों में गतियां, ठीक है, अगला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, उद्दीपन के लिए तात्कालिक अनुक्रियाएं। सबसे पहला, ठीक है, ये क्या होती है, वृद्धि मुक्त गति
वर्ती होती है। ये क्या होती है? वर्ती मुक्त होती है। इस प्रकार की गति में पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों को गति करनी होती है। पादपों में गतियां मैंने दो बताई, एक तो वर्ती के लिए होती है और एक बिना वर्ती के। ठीक है, जिनमें वर्ती अब छुई मुई को छू रहे हैं, वो सिकुड़ रही है, ये कोई वर्ती वगैरह थोड़ी हो रही है इसमें, ये तो उद्दीपन उसको मिल रहा है और उसके प्रति ये प्रतिक्रिया शो कर रही है, तो ये वर्ती के लिए नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमने ये तो देखा कि उद्दीपन के लिए तात्कालिक अनुक्रिया वो हो रही है इसमें, और वर्ती मुक्त इस प्रकार की गति में पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों को गति करनी होती है। ये हमने अभी डिस्कस किया। जैसे छुई मुई को छूते हैं, वो अपनी स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है। इसमें स्पर्श करने वाला व गति वाला बिंदु दोनों अलग अलग होते हैं। पादप को स्पर्श करने की सूचना संचरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक विद्युत रसायन साधन द्वारा होता है। यानी इनके अंदर जो संचरण होता है सूचनाओं का, वो कैसे होता है? विद्युत रसायनों के द्वारा। विद्युत रसायनों के द्वारा इनमें इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, अगला हम पढ़ रहे हैं जिससे जल की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिससे पत्तियां अपने आकार को बदल लेती हैं और पत्तियां फैलने व सिकुड़ने लगती हैं। छुई मुई में यही प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से वो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट करते हैं। अब गतियां, अब आगे हम करेंगे वर्ती के कारण गति। ठीक है, वर्ती के कारण गतियां। अब वर्ती के लिए गतियां कैसे होती है प्लांट के अंदर, वो हम समझेंगे। फिर आगे से समझेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे कैसे जिम्मेदार होते हैं प्लांट के लिए, क्या क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो वर्ती के कारण गतियां पहला हमने पढ़ लिया उद्दीपन के प्रति, और अब पढ़ेंगे हम वर्ती के कारण गतियां। प्राय प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ने वाले पौधों में वर्ती के कारण गतियां पाई जाती हैं। प्रतान के सहारे वो चढ़ने वाले जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? वर्ती के कारण गतियां पाई जाती हैं। प्रतान का वस्तु के पास वाला सिरा धीमी गति से व दूर वाला सिरा तीव्र गति से वर्ती करता है। पौधों में दिशिक वर्ती होने के कारण ये एक निश्चित दिशा में गति करके वर्ती करते हैं। यानी कि जैसे वो प्लांट है, जड़ वाला पार्ट है, और ठीक है, ये लाइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लाइट की तरफ जा रहे हैं, यानी एक फिक्स दिशा है इनकी, उस दिशा में ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तने में धनात्मक, यानी कि एक बार और समझो आप, ये बता रहे हैं कि तने में तो धनात्मक, तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। सॉरी, ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये दो वर्ड समझ लो आप। ठीक है, ये बता रहा था कि एक दिशीय गति होती है, एक दिशा के अंदर होती है। जैसे ये प्लांट है, ये इसकी जड़ है। ठीक है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी लाइट होगी, ये लाइट है, ये इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? ये तना जो है हमारा, ये क्या करेगा? लाइट वाले पार्ट की ओर ग्रोथ करेगा, यानी कि ये लाइट के प्रति क्या है? सेंसिटिव है, यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी धनात्मक लाइट की तरफ गति कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? जड़ में ऋणात्मक, यानी इसकी उल्टी दिशा में, लाइट के विपरीत दिशा में ये क्या कर रही है? हमारी जड़ नीचे की साइड में जा रही है। तो ये क्या है? जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के तो ये विपरीत, और क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के क्या है? पॉजिटिव, यानी ये धनात्मक क्या होगी? प्रकाश, ये ऋणात्मक तो प्रकाशानुवर्तन, और ये क्या होगी? धनात्मक गुरुत्वाकर्षण वाली गतियां होंगी। आपको साइड में दिखाई देगा ये जो मैं बोल रही हूँ। और तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन का क्या मतलब है? कि ये प्रकाश की साइड में गति कर रहा है, और इसमें जो ऋणात्मक होगा वो गुरुत्वाकर्षण होगा, उसके ये विपरीत दिशा में गति करेगा। तो यही है कि तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन व ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, या फिर हम बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति, ठीक है, पाई जाती है। जबकि जड़ों में अनुवर्ती व ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती पाई जाती है। तीव्र अनुक्रिया हेतु संचरण माध्यम आवश्यक है, जिसके लिए विद्युत आवेग उत्तम साधन है। ठीक है, विद्युत आवेग सर्वप्रथम उन कोशिकाओं तक पहुंचेगा जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक आवेग संचित करने के लिए अधिक समय लगता है, अर्थात कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती हैं। जंतुओं में इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? विद्युत रसायनों के द्वारा, इसमें क्या होता है? विद्युत रसायनों के द्वारा तुरंत अनुक्रिया का पता चल जाता है। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया
सहायता करते हैं। संश्लेषण तथा क्रिया स्थल अलग अलग होते हैं, ये विसरण द्वारा क्रिया स्थल तक पहुंच जाते हैं। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि जैसे प्लांट है तो जैसे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे तना है उसके टिप वाले पार्ट पे क्या है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो ऐसे समझो आप ये है हमारा, ठीक है, तो इस पार्ट में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक। अब ऑक्सीजन बन रहा है तो नीचे की साइड यानी यहाँ पे तो क्या होगा, इसकी मोटाई होगी कम और छाया वाले भाग में इसकी मोटाई होगी ज्यादा। तो ये होता है, ये ऑक्सीजन टिप पे बन रहा है, ये गति करके यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो इसके साइड लाइट वाला पार्ट है वो तो होगा थोड़ा पतला और ये जो पार्ट है ये ग्रोथ ज्यादा करेगा, छाया वाला पार्ट इसमें ग्रोथ ज्यादा करता है, ठीक है। अब पादप हार्मोन या वृद्धि नियामक पदार्थ ये हम पढ़ने वाले हैं। हार्मोन्स वे पदार्थ होते हैं जो पौधों के किसी एक भाग में बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। वही बात है, केमिकल पदार्थ आप समझो हार्मोन्स, वहां से शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर विभिन्न कार्य की क्रियाओं पर विशिष्ट विधि से प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये बहुत कम अमाउंट में तो प्रोड्यूस किए जाते हैं केमिकल्स, ऐसा ही हमारी बॉडी में भी होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये सारी हाई अमाउंट में सीक्रेट किए जाते हैं, तो प्लांट के अंदर भी ये लो अमाउंट के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लांट के अंदर जो जो हार्मोन है वो सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है वृद्धिरोधक एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीन क्या काम करता है, विशेष रासायनिक पदार्थ जो पौधों में कोशिका विवर्धन तथा कोशिका विभेदन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, यानी प्रकाशानुवर्तन में सहायता करता है, लाइट की तरफ ग्रोथ करवाने में। जिब्रेलिन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विवर्धन और कोशिका विभेदन को प्रोत्साहित के साथ साथ बीजों तथा नलिकाओं में प्रसूति विच्छेदन में सहायता करता है, यानी बीज जो अंकुरित होते हैं उनकी सहायता कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। कोशिका विवर्धन और कोशिका विभेदन सेल डिफरेंशिएशन में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन का उत्प्रेरक तथा काल प्रभावन को रोकता है, यानी कि प्लांट जल्दी से, जैसे जो फल होता है वो पक जाता है, जो पत्तियां होती हैं वो जल्दी झड़ने लगती हैं, तो उन सबको ये रोकने का काम करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। अब वृद्धिरोधक हार्मोन, अब जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ये तो ग्रोथ हार्मोन बोल सकते हो, ठीक है, ये तो बढ़ा ही रहे हैं, चाहे कुछ भी बढ़ाए, लेकिन ये वृद्धि हो गई, वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन रोधक कौन हो गया, एब्सिसिक एसिड। वह हार्मोन जो पदार्थ की पत्तियों को वृद्धि करने से रोकने का कार्य करता है, अर्थात पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तो वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल है जो सीक्रेट किया जाता है, एक हार्मोन है प्लांट के अंदर जो वृद्धिरोधक हार्मोन कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ प्लांट के अंदर समझ में। अब हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे एनिमल यानी हमारे मनुष्य में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हटा के हम पढ़ेंगे जो हमारे एनिमल है उनके अंदर पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियां हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड इनको बोला जाता है क्योंकि अपना सिक्रेशन क्या करती हैं, डायरेक्ट ब्लड यानी रक्त के अंदर डाल देती है। जैसे कोई भी ग्रंथि है वो डायरेक्ट अपना सिक्रेशन डालेगी ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ग्रोथ करवाती है, तो इनका क्या मकसद है हमारी बॉडी के अंदर, तो जैसे हमारी वृद्धि हो रही है, ठीक है, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम ग्रोथ होती है, तो वो डिपेंड करते हैं इन सब फैक्टर के ऊपर। जैसे ग्रोथ फैक्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है, अगर वो कम मात्रा में सिक्रेट किया जाएगा तो जो कुछ मनुष्य हैं वो बोले रह जाएंगे क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होने वाला था, वृद्धि हार्मोन उसकी कमी हो गई तो वो बोले रह गए। कुछ के अंदर ज्यादा सिक्रेट कर दिया जाता है तो उनकी हाइट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इस स्रावित हो जाए तो भी बीमारी का कारण बनते हैं, अगर बहुत कम मात्रा में सिक्रेट हो या फिर स्रावित हो तो भी ये बीमारी का कारण बनते हैं। तो इनकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट में ये इतना काम करेगा, ठीक है, तो प्रॉपर उनकी लिमिट होगी, उसमें वो अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो हार्मोन की परिभाषा मैंने पहले भी बता दी है, लेकिन एक बार और अच्छे से देख लो और नोट्स बना के चलो आप अपने साथ साथ। अब जंतु हार्मोन हेडिंग है, आप भी देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ या वे रसायन जो सूचनाओं के संचरण में प्रयुक्त होते हैं हार्मोन कहलाते हैं। अब केमिकल सब्सटेंस होंगे और वो सूचनाओं को पहुंचाएंगे एक जगह से दूसरी जगह,
तो इनको ये केमिकल क्या बोल दिया, संचरण का एक माध्यम बता दिया। जंतुओं में रासायनिक समन्वय का एक विशिष्ट तंत्र होता है जिसमें विशेष प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का यह तंत्र अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें बहुत सारी ग्रंथियां हमें शो कर रखी हैं। जैसे ब्रेन के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैंने बताई थी कि वो पीयूष ग्रंथि के ऊपर होती है, ठीक है। अब एक मैंने बताई थी यहाँ पे पेनक्रियाज आपको दिखाई दे रही होगी, टेस्टिस, ओवरी, मतलब वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वही हैं हमारे। अब उनके फंक्शन हम प्रॉपर पढ़ लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? ऐसे नलिकाविहीन ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को सीधा रक्त के अंदर डालती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो प्रॉपर आप डेफिनेशन इनकी देखते चले। अब है मानव में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक बार डायग्राम आप अच्छे से देख लें और फिर इन ग्रंथियों को आप पढ़ें। तो मानव में ये ग्रंथियां पाई जा रही है। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पीयूष ग्रंथि, ब्रेन में पाई जाती है। अगर ग्रंथियां देखें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर इनको पढ़ने लग जाए तो पीयूष ग्रंथि से इतने हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि हमारे 5-7 पेज तो उन्हीं में भर जाएंगे, और डिटेल से पढ़े तो ज्यादा भी भर जाएंगे। लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है, हमें जितना हमारे बुक में दे रखा है उतना पढ़ने से मतलब है, ठीक है, ताकि हमारा बर्डन भी ना हो, जो चीज दे रखी है वो अच्छे से समझ में भी आए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन वाली ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। फिर हाइपोथैलेमस है जो सबके ऊपर करते हैं कंट्रोल, फिर उसे कहा जाने लगा मास्टर ग्लैंड, लेकिन पहले पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। स्थिति कहाँ है इसकी? मस्तिष्क के अग्रभाग में। हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है? वर्दी हार्मोन करती है। वर्दी व विकास का नियंत्रण ये करने का काम करती है। हमारी ये वर्दी वाला दे रखा है, और भी हार्मोन करती है, लेकिन इसमें दे रखा है कि वर्दी हार्मोन ये सीक्रेट करेगी जो हमारी वर्दी को कंट्रोल करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो वर्दी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सीक्रेट कर रही है? हमारी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं। अब अगली है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी आउटो ग्रंथि जिसको बोला जा रहा है, वो हमारे गले के अंदर यहाँ पाई जाती है, ठीक है। हमारे जो गला है उसके अंदर पाई जा रही है। स्थिति है इसकी गले में। हार्मोन मतलब इनको शॉर्ट में आप लिखेंगे, अच्छे से बता देंगे कि पीयूष ग्रंथि पोजीशन कहाँ है, हार्मोन कौन सा सीक्रेट कर रही है, और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। इतना आप बता दो, आगे जरूरत ही नहीं है और पूरा डिटेल लिखने की, ठीक है। ये मेन हमने बता दी कि स्थिति कहाँ है, मतलब और फंक्शन क्या कर रही है, हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, उसका नाम क्या है, फिर क्या जरूरत है आगे और पेज भरने की फालतू, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो मतलब आउटो ग्रंथि जिसको बोल रहे हैं, स्थिति है गले में। हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन, कार्य है उपापचय दर को बढ़ाना, ऊर्जा उत्पादन, ताप नियंत्रण आदि। कमी से होने वाला रोग है गोइटर, जिसे हम गड़बड़ या गहंगा रोग भी बोलते हैं, वो वाला करती है थायराइड ग्लैंड। मतलब क्या होगा, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, ठीक है, बॉडी में, तो जो काम आयोडीन करता है हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं होगा, तो उससे एक डिजीज होगी, उसी को नाम दिया गोइटर डिजीज, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, टोपी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, वही हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है। वो स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देती है वो कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्लैंड है, या फिर इसको बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि, ठीक है। स्थिति कहाँ है? वक्र के अगले सिरे पर, यानी ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर। हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। कार्य भय, क्रोध, पीड़ा, अपमान, दुर्घटना, हृदय, यकृत, कंकाल पेशियां व मस्तिष्क की रुधिर वाहिकाओं का प्रसार, यानी फियर, फाइट और फ्लाइट। ये इन सब से हमारी सुरक्षा करने वाली होती है, फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है। अब हमें पढ़ना है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जैसे पेनक्रियाज हम बोलते हैं, उससे हार्मोन सीक्रेट होता है इंसुलिन, और इंसुलिन काम करता है शर्करा स्तर को नियंत्रण, ठीक है। शर्करा स्तर को नियंत्रण करता है। अगर इसकी अमाउंट कम हो जाए इंसुलिन की तो हमें डिजीज हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी तो हमें इंसुलिन के क्या लेने पड़ेंगे? इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। तो वही है, देखा कि अगर इंसुलिन की कमी हो रही है तो फिर हमें उसके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अब फिर जैसे हम बोलते हैं ना शुगर हो गई, तो वो इसी की कमी से होती है, तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अगली है हमारी वर्षण और एक अंडाशय। तो वर्षण यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाती है, और अंडाशय हमारा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है। तो ये हार्मोन का जो सिक्रेशन करती है उनकी अमाउंट तो बहुत कम होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अमाउंट बहुत कम अमाउंट में ये सिक्रेट किए जाते हैं हार्मोन, लेकिन इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर इनकी कमी हो गई तो बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, डिजीज हो गई तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जरूरी है ये हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में इनके द्वारा सीक्रेट किए जाए, तो इनके द्वारा क्या होता है, समन्वय किया जाता है। तो यहाँ आज हमने डिस्कस किया प्लांट कैसे समन्वय करते हैं, उनके अंदर जो मेन थे हमने उनको डिस्कस किया। आप भी अच्छे से उनको लिख ले, मैंने बोल भी दिया है, उनमें इतना कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है सारा इसके अंदर, बस अब क्वेश्चन आंसर विश्लेषण के बचे हैं हमारे। तो ये भी कंप्लीट हो गया, इतना ज्यादा लेंथी भी नहीं है हमारा ये, तो छोटा सा पार्ट ही था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।